स्वागत करते हैं प्रसिद्ध रंगकर्मी श्री सुदेश शर्मा जी का, जो पूरे भारत की एक बहुत बड़ी शख्सियत है। प्रणाम सुदेश जी। प्रणाम सौभाग्यवर्धन जी, और प्रणाम सभी श्रोताओं को, सभी दर्शकों को जो इस नई उम्मीद, नई पहल का ये जो ऑनलाइन कार्यक्रम है नॉर्थ जोन कल्चरल सेंटर की तरफ से, और इस कोरोना महामारी के दौरान जहां एक तरफ सारी दुनिया रुकी है और इस माध्यम से, ऑनलाइन माध्यम से, इस वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से हम बहुत कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत कुछ जो है एक कल्चरल एक्सचेंज के माध्यम से एक राज्य से दूसरे राज्य तक, एक निर्देशक से दूसरे निर्देशक तक, एक कलाकार से दूसरे कलाकार तक का जो संपर्क साधने का ये जो काम किया है, मुझे लगता है कि इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ जो इस माध्यम से हम जो है कर पा रहे हैं। इसके लिए मैं फिर एक बार आप सबको, NZCC को, सौभाग्यवर्धन जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। सुधीर जी, आप एक बहुत बड़ा नाम है और भारत में कहना चाहिए, या चंडीगढ़ में तो है ही, खैर आप पूरे भारत में एक मार्गदर्शक के रूप में स्थापित हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो आपसे सीख कर और वो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है, जो एक सत्य है, कि रंगमंच एक ऐसा माध्यम है जो अपनी बात को जनता तक आसानी से पहुंचा सकता है। इससे मजबूत माध्यम कोई और नहीं है। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? बिल्कुल सही बात है। अगर मैं रंगमंच की बात करूं तो मुझे लगता है कि ये जो रंगमंच है यह एक तरह से संपूर्ण जीने की एक कला है जी। और रंगमंच में वो सभी आयाम है कला के, वो सभी विधाएं हैं जो समस्त, हम कहते हैं कि अगर हम कहें कि हमारी कलाएं की जो 16 कला हैं, अगर उन कलाओं को अगर हम 3 भागों में बांटते हैं, 3 भागों में से एक साहित्य विधा होगी, एक परफॉर्मिंग आर्ट होगी और एक विजुअल आर्ट होगी। जो रंगमंच है इसमें समावेश सभी कला का है। जी जी जी। अगर साहित्य है, स्क्रिप्ट है, तो वह साहित्य का हिस्सा है। जी जी। पीछे अगर विजुअल है, पर्दा से लेकर कोई पेंटिंग तक की है, वो सारा विजुअल आर्ट का हो जी गया। जी जी। और उसमें नृत्य है, संगीत है, अभिनय है, वो सारी परफॉर्मिंग आर्ट। अगर हम कहें कि कंप्लीट अगर कोई विधा है तो वह रंगमंच की विधा है। इस विधा के माध्यम से मैं ये समझता हूँ कि कोई भी कलाकार जो है, उस कलाकार ने कोई बहुत अच्छा कलाकार बनना है, उसमें जो बेसिक वो चीज़ें हैं, वो गुण है, वो रंगमंच के माध्यम से आती है। अगर वह कोई किसी भी प्रोफेशन में अगर कोई वो जाना चाहता है वह कलाकार, तो उसके लिए रंगमंच बहुत स्थायी है, सहायी है उसके अपनी पर्सनैलिटी को निखारने के लिए। जी जी। अच्छा, आप, ऐसा कहा जाता है कि रंगमंच के माध्यम से आप आज के दिन में भी रोजी रोटी नहीं चला सकते, तो आप इस तरफ कैसे आए इसके बारे में भी बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले ये कि आपका जन्म कहाँ हुआ, और जब आप इस विधा की ओर मुड़े तो घर वालों ने आपका सपोर्ट किया या नहीं किया, या कैसा अनुभव आपका रहा? सौभाग्यवर्धन जी, मेरा जो जन्म है वो चंडीगढ़ शहर में हुआ है। अरे जी। और घर की जो मुझे सपोर्ट है वो बचपन से रही है। उसका कारण ये है कि शिव कुमार बटालवी मेरे रिश्तेदार, बहुत बड़ा नाम पंजाब का। हाँ, जी, पंजाब में बहुत बड़े साहित्यकार हैं और जी, जी। वो मेरे मतलब कज़न थे। जी जी जी। और वरिंदर तारा जी जो सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीज़न में थे, डिप्टी डायरेक्टर थे जी। और वो मेरे जीजाजी थे। जी जी। तो इसलिए बचपन से मुझे उनका जो है सानिध्य प्राप्त रहा है। जी। दूसरा जो था कि मैं टैगोर के नज़दीक रहता था, टैगोर थिएटर के। बिल्कुल। जी जी। 19 सेक्टर में रहता था। घर में उस समय टीवी नहीं था, तो किसी के घर टीवी देखने जाते थे, 2-4 बच्चे सिलेक्टेड रख लेते थे, तो हमें स्थान नहीं मिलता था, तो या फिर हॉकी स्टेडियम जो बगल में है टैगोर में, वहाँ चले जाते थे जी। या टैगोर में चले जाते। तो इसलिए बचपन से ही मुझे लगता है कि हमारा निरंतर जो है वो टैगोर में जाना रहा, जो आज तक चल रहा है। उसमें कभी कहीं ब्रेक नहीं आया और अगर ब्रेक आया तो इस कोरोना टाइम के दौरान ही आया। जी जी जी। लेकिन इसने नए आयाम भी खोल दिए हैं।
हमें कुछ नई चीज़ सीखने का मौका भी मिला है। बिल्कुल। तो ये अवसर हमारे लिए बना ही है, तो इसको। अच्छा, पिताश्री आपके क्या करते थे? मेरे पिताजी गवर्नमेंट जॉब में थे, हरियाणा सरकार में थे जी। लेकिन उनकी मृत्यु हो गई थी, देहांत हो गया था 1981 में। तब आप कितने बड़े थे? उस समय मैं 16-17 साल का था। जी जी जी। तो प्री यूनिवर्सिटी पास कर चुका था, फर्स्ट ईयर में इवनिंग कॉलेज में था। तो उसके बाद फिर मुझे कंपैशनेट ग्राउंड में जॉब मिल गया था। वो मुझे करना पड़ा जब मैं 18 साल का जी हुआ। जी 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 जी। तो उसके बाद लगातार फिर वह सेवा भी नाल चल रही है। तो अभी चल रही है वो सेवा भी? वो साथ चल रही है जी। ये प्रशासनिक सेवा भी करना और नाटक को भी साथ में लेके चलना बड़ा मुश्किल काम है। कैसे संभालते हैं आप? जब हम बचपन की बात करते हैं, जब मन में था कि रंगमंच को स्थायी तौर के ऊपर इसमें काम करना है, और जैसा भी आपका एक प्रश्न भी था और पूरे अपने देश भर में ये प्रश्न है कि रंगमंच के माध्यम से हमारे पास कोई सर्वाइवल नहीं है। रंगमंच में जो सर्वाइवल है वो पहले भी नहीं था, अब भी नहीं है। तो ये एक कठिन दौर था। तो इसलिए मुझे लगा कि इसके साथ साथ मुझे कोई ना कोई रोज़गार के लिए, अपना पेट भरने के लिए कुछ ना कुछ काम तो करना ही है। तो इसलिए वो जो है सेवा भी जो है सरकारी सेवा के तौर के ऊपर वह चलता रहा, और रेगुलर जो है निरंतर तौर के ऊपर जो है रंगमंच जो है मैं करता आ रहा हूँ। इसके लिए मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं आई। संतुलन बना के रखा है। बिल्कुल। हाँ, अब एक बड़ा ऐसा सवाल जो बड़ा अजीब है। दिल्ली, अगर हम बॉम्बे जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, तो वहाँ शो टिकटेड होते हैं। अब हम लोग चूँकि चंडीगढ़ में रहते हैं तो शायद ये रिवाज बहुत कम है, ये रिवायती नहीं है, और लोग यहाँ पे भी फिर पास का जुगाड़ करते हैं। तो आपका इस बारे में क्या कहना है कि जब एक प्रोडक्शन में कितना टाइम लगता है, 1-1.5 महीना लगता है, कितने लोग 30-40 लोग इन्वॉल्व होते हैं, तो क्या लोगों को टिकट, अगर वो फिल्म देखने जा सकते हैं लेके, तो क्या उनको नाटक देख के नहीं, नाटक देखने के लिए टिकट नहीं लेनी चाहिए, या उसका क्या तरीका है कि लोग टिकट लें? ये बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत बड़ा प्रश्न है इस बारे में। ख़ास तौर पर महाराष्ट्र हुआ, बंगाल हुआ या गुजरात हुआ, जहाँ पर हम मानते हैं कि रंगमंच जो है टिकट के ऊपर होता है। जी जी। लेकिन इस विषय को भी समझने की ज़रूरत है कि वो कौन सा रंगमंच हो रहा है टिकट के ऊपर। जी जी। जो भी वहाँ रंगमंच हो रहा है टिकट के ऊपर, वो सेलिब्रिटी शोज़ हो रही है जी। जिसमें कोई शबाना आज़मी है, जिसमें कोई और बड़ा नाम नसीरुद्दीन शाह है, सतीश कौशिक है। अगर कोई ऐसा सेलिब्रिटी है तो उसके टिकट बिकेंगे, या अगर उसका शो चंडीगढ़ में भी होगा तो उसके भी शो की टिकट बिकेगी। लेकिन हमारे यहाँ कल्चर नहीं पनपा कभी नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत में टिकट का। लेकिन अगर हम टिकट की बात करें, पूरे भारत की बात करेंगे तो कहीं भी नहीं। लेकिन इससे पहले जो है, अगर आज़ादी से पहले की बात करें, जब हम पारसी रंगमंच की बात करते हैं, पारसी रंगमंच जब भी जाता था तो वो कंपनी के हिसाब से जाता था पूरे देश में। जी, जी, जी। जिस तरह से सर्कस का ग्रुप जाता था, जी, उस जी, तरह से नाटक लगता था, सेट बनाया जाता था, लाइट होती थी, उसमें जो स्क्रिप्ट लिखने वाला होता था उसकी पेमेंट होती थी, सब कलाकार एक ग्रेड के होते थे। लेकिन ये एक दुर्भाग्य की बात है कि आज़ादी के बाद 1955-60 के बीच वह पारसी रंगमंच का अंत हो गया। जी। जबकि अगर हम कहें कि हमारी जो है कमर्शियल जो है थिएटर की रंगमंच की परंपरा को स्थायी तौर के ऊपर वह लेकर चल रहा था। जी ये एक बहुत बड़ा अध्ययन का कारण है। जी। क्योंकि वह समाज से चलता था। उस समय तो कोई जो है सरकार ग्रांट नहीं देती थी ठीक उन संस्थाओं को। जी। और वो सबसे ज़्यादा हाई रेटेड कमर्शियल उसके आर्टिस्ट होते थे। जी। और जिस शहर में जाते थे वह उस शहर में एक एक महीना लगातार नाटक हो रहा है। 2 महीने के लिए उन्होंने अपना टेंट लगा दिया, अपना मंच बना दिया, तो 2 महीने वह लगातार चल रहे हैं। जी। और उस नाटक के शो हो रहे हैं, दूर दूर से लोग, गांव से लोग देखने के लिए आ रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात थी।
अब अगर एक नाटक आप मान लीजिए कि आप चंडीगढ़ में या मुंबई में या बंगाल में एक नाटक आप मंचन करते हैं, उस मंचन के लिए आपका कितना खर्च हुआ, और आपके पास जब आप रंगमंच करोगे, रंगमंच के लिए आपके लिए ये है कि उसकी जो ऑडियंस की कैपेसिटी है वो 400, 500, 700 तक होनी चाहिए। आप मान लीजिए कि आपने एक नाटक करने के लिए 100 रुपये उसका टिकट रखा, 500 के हिसाब से उसकी कितनी कैलकुलेशन हुई। जब आप ऑडिटोरियम का उसका रेंट देखोगे, दिल्ली जैसी जगह के ऊपर 1-1, 1.5 लाख रुपया ऑडिटोरियम का रेंट है। चंडीगढ़ में जो है 50,000 के करीब ऑडिटोरियम का रेंट है, और अगर आप टिकट लगाओगे तो कमर्शियल के हिसाब से और पता नहीं कितना हो जाएगा। उसके बाद 1 महीने की रिहर्सल है, रिहर्सल के बाद सब कलाकारों को है, क्या उसमें से आप सर्वाइव कर पाएंगे उस टिकट के ऊपर? मेरा यकीनन मैं ये कहता हूं कि आप तब भी सर्वाइव नहीं कर पाओगे जी। कि टिकट के ऊपर भी अगर आप चाहोगे कि हाउसफुल हो तो तब भी आप उसमें सर्वाइव नहीं कर पाओगे। ये हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि वो लगातार तो नहीं होगा ना। आपने एक शो किया, उसका एक शो के बाद आपने 6 महीने बाद फिर एक नाटक किया, उसको टिकट के ऊपर किया, तो क्या आप इसे समझेंगे कि ये कमर्शियल थिएटर है? क्या आप समझेंगे कि आप इसमें आप सर्वाइव कर पाओगे? मैं कहता हूँ, यकीनन मैं कहता हूँ कि नहीं कर पा रहे। जी जी जी। पूरे हिंदुस्तान में एक भ्रम है कि वहाँ टिकट पर है, यहाँ टिकट पर नहीं। जिस जगह टिकट पर है, क्या वो सर्वाइव कर पा रहे हैं? क्या उनका जीवन यापन हो पा रहा है? हरगिज नहीं हो पा रहा। अगर आपके पास कोई भी ऐसा कोई नाम है तो मुझे आप बताइए। जी। ऐसा यकीनन तौर पे सौभाग्यवर्धन जी नहीं है। तो इसका फिर क्या उपाय क्या है? इसको कैसे किया जाए जो ये विधा बची रहे? इसमें जब तक समाज का, कम्युनिटी का, सोसाइटी का सहयोग नहीं होगा, रंगमंच कभी भी पनपेगा नहीं। जी। उदाहरणतः इन दिनों नवरात्रों के दिन है। जी जी। पूरे देश में रामलीलाओं का आयोजन हो रहा है। जी। जहाँ जहाँ इस समय परमिशन होगी, इस कोरोना दंश में भी लोग रामलीला देखने के लिए जा रहे हैं। जी। उन रामलीलाओं का मंच अस्थाई तौर पर कौन तैयार करता है? वहाँ लाइट की व्यवस्था कौन करता है? वहाँ पर्दे, ग्रीन रूम, उनके कॉस्ट्यूम, उनके मेकअप, उनके खाने का, रहने का कौन इंतज़ाम करता है? क्या उसके लिए क्या कभी सरकार ने 1 रुपया भी अनुदान का दिया है? जो मैं कहता हूँ कि नहीं दिया। लेकिन वह अनंत काल से लगातार अपने अतीत से आज तक वह रंगमंच, रामलीला का मंचन लगातार हो रहा है, क्योंकि वह लोगों के सहयोग से हो, समाज उसके क्योंकि समाज उसे चला रहा है, क्योंकि सोसाइटी उसे क्या बात है, वाह। जिसे सोसाइटी रन करेगी वो कहाँ खत्म हो सकता है? क्या बात है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो आप तो सर्वाइव इसलिए किए कि साथ में नौकरी भी थी और परिवार की आपको चिंता नहीं थी, उनको पता था कि रोटी मिल जाएगी, तो शाम आप इस तरफ लगा दिया करते थे। बिल्कुल ऐसा है। मैं इस बारे में ये मानता हूँ, हर आदमी का कोई ना कोई पैशन होता है। जी जी। हर आदमी का कोई ना कोई शौक है जिसे वो पूरा करने के लिए कुछ ना कुछ खर्च करता होगा। तो मुझे लगता है कि जो मेरा पैशन है जी, वो दुनिया में सबसे महंगा पैशन है जी। शायद इसके आगे जी। गोल्फ गेम अगर खेलता है कोई, वो भी सस्ते में है। अगर कोई पोलो ग्राउंड में घोड़े पर बैठकर गेंद को मारता है तो वो भी हल्की गेम है। जितना महंगा शौक जो है रंगमंच का है, इससे महंगा कोई शौक नहीं हो सकता। इसीलिए कुछ लोग कहते हैं कि ये तो वो तमाशा है जो घर फूंक कर आनंद लेने वाली बात है, और मैं इसमें आनंद लेता हूँ, क्योंकि बाकी सब
जो खेल हैं वो छोटे खेल हैं, जो प्ले है, जो नाटक खेलना, ये सबसे बड़ा खेल है। ये आपका विकास करता है, ये समाज का विकास करता है, ये सोसाइटी को संगठित करता है। ये कोई अकेले का काम नहीं है, ये पूरे ग्रुप का काम है। जितना ये इसमें रहकर आप सीखते हो, अपने आप अपना विकास करते हो, मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा कोई और महंगा गेम नहीं है नाटक से। महंगा और मुश्किल कोई नहीं। जी। आपने तो बहुत सारी प्रोडक्शंस की हैं जी। तो आपको ऐसी कौन सी प्रोडक्शन है जो आपको बहुत अच्छी लगी और क्यों? सौभाग्यवर्धन जी, मेरी जितने भी नाटक होंगे उसका ताना बाना, उसका समाज से, सोसाइटी से जुड़ाव होगा। जी जी जी। वो कोई ना कोई संदेश देगा। मान लीजिए एक नाटक संध्या छाया है जी, मैंने देखा जयवंत दलवी जी का। हाँ जी देखा है। और वो 50 साल पहले लिखा जी है। जी जी। उस समय मुझे लगता नहीं कि इतना कोई एकांत जीवन होता होगा, खास तौर पर बुजुर्ग दंपतियों का। और वो आज के समय में इतना रेलिवेंट है। और उस नाटक का जो अंत है कि वह दोनों जो बुजुर्ग दंपति है, उस नाटक में दोनों आत्महत्या कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। कि उनका एक बेटा विदेश चला गया, उसने विदेश में शादी कर ली, वहाँ का वो सेटल हो गया, जो सेटल हो गया, पीआरशिप उसने ले ली, सिटीजन वहाँ का हो गया। और दूसरा फौज में उसकी मृत्यु हो गई, शहीद हो गया वो। और इस जो दुख के अंत से वह अपना अंत कर लेते। मुझे लगता है कि ये जो है ये अच्छा अंत नहीं है। हम सोसाइटी को क्या देने वाले? हम सोसाइटी को कुछ ऐसा दें, क्योंकि नाटक जो है वो एक प्रक्रिया है सोचने की, समझने की और उसको साथ कैरी करने की। कि दर्शक यहाँ से जाएगा घर, वो घर तक क्या लेके जाएगा जी, उसका विचार वो कई दिनों तक क्या मंथन करेगा जी। तो मुझे लगा कि इसका जो एंड है वो बड़ा अच्छा होना चाहिए कि आज हर घर में, हर सोसाइटी में, हर पड़ोस में ऐसा एक बुजुर्गों का जीवन चल रहा है जो एकांत में अपना एकाकीपन से जूझ रहे हैं। अब हर घर में कोई ना कोई महादूस में एक पात्र है जो एक नौकर है और उसका कोई संवाद नहीं पूरे उसमें, लेकिन वो आपकी हर बात सुनता है, आपका हर काम वो करता है, आपके इशारे को वो समझता है, इशारे को लेकर वो काम करता है उस तरह से। लेकिन हम उसको रिकॉग्नाइज नहीं करते जी, लेकिन हम ही इज अ सर्वेंट। हाँ, लेकिन हम उसको अपने शरीर का, अपने घर का अंग नहीं मानते। जी जी जी, जी। अब उस एकांतवास में जब वो सुसाइड करने की सोच रहे हैं, जिस समय उन्होंने सोचा कि हम अपना जीवन अंत करते हैं, नींद की गोलियां खाने के वो कर रहे हैं, प्रोसेस में है, तो उस समय उसकी एंट्री होती है कि उसमें पहले था कि वो क्यों गया, तो हमने दिखाया कि उसके बाद में वो बच्चा हो गया, वो अपने गांव चला गया था जो उसका नेटिव गांव था। तो जब वापस आया तो एक बच्चा लेके आता है। तो जब वो बच्चा लेके आता है तो उनको बच्चा देख के एक नई रोशनी मिलती है, एक नया आता है कि यही तो है जो उनकी बच्चे खो गया था, कोई उनके मालू की जिसकी डेथ हो गई थी, या एक बच्चा फौज में शहीद हो गया, तो यही तो था। तो जब वो उनको देखते हैं तो अपने आप ये आ जाता है, बिना कोई उसमें संवाद ऐड किए हुए, उस अभिनय के माध्यम से कि ये पात्र है, तो वो अब उसको अडॉप्ट करते हैं। अडॉप्ट करने से क्या होता है कि हमारे समाज में ऐसा बिखराव है, हमने कोई ना कोई ऐसा जो है आपके पास है उसको साथ लेना है, ताकि एक सोसाइटी का भी अच्छा निर्माण होगा। आपने जिसे अडॉप्ट कर लिया तो अपने आप अच्छा निर्माण भी हुआ उस सोसाइटी का और आपका सहारा बन गया। इसीलिए तो हम चाहते कि बुजुर्ग जो है बुढ़ापे में यही चाहते हैं ना कि बच्चे हमारी लाठी बने, हमारा सहारा बने। तो वो सहारा हमारे पास समाज में पड़ा है, उसे उठाने की ज़रूरत है। तो ऐसे जितने भी सोशल रेलिवेंट जितने भी नाटक होते हैं उनको मेरा करने का
ये इच्छा होती। इसी तरह कोर्ट मार्शल है, कोर्ट मार्शल जो है एक कास्ट और क्रीड के ऊपर है। तो मुझे लगता है कि ये भी इतने अनंत सालों से ये प्रथा चलती आ रही है और इसको ख़त्म करने के लिए अलग अलग गुरुओं ने बहुत यत्न किए, अलग अलग पंथ बने और खालसा पंथ की सृजना भी इसी नींव के ऊपर हुई थी। तो लेकिन ये बुराइयां अभी भी हैं। तो इसके माध्यम से मुझे लगता है कि कोई ना कोई समाज में ऐसा प्रयास करता रहूं जिससे एक समाज में बदलाव आता रहे। ये रंगमंच जो है वो बदलाव के लिए ही है, ये एक क्रांति के लिए है, ये एक लोगों के विचारों को जगाने के लिए है, ये आपके अंदर एक विद्रोह पैदा करने के लिए है ताकि आप आगे आकर खड़े हो सकें, उसको लीड कर सकें, उस समस्या को अपने कंधों पर उठा सकें। इसीलिए ये रंगमंच है, इसीलिए मुझे लगता है कि रंगमंच ही जीवन है। जी। अच्छा, आपका जन्म तो चंडीगढ़ में हुआ जी, और चंडीगढ़ अभी बिल्कुल नवांकुर है, बहुत ज़्यादा इसको साल नहीं हुए, और चंडीगढ़ में हर देश के हर कोने से आदमी आके बस गए, लेकिन प्रभाव जो है वो पंजाब और हरियाणा और हिमाचल, क्योंकि पहले महापंजाब था। तो चूँकि आप पंजाब की कैपिटल में भी रहते हैं, चंडीगढ़ में भी रहते हैं, यूनियन टेरेटरी में भी रहते हैं, और यहाँ पंजाबी का प्रभाव ज़्यादा है। तो क्या आपने पंजाबी लैंग्वेज में भी कुछ नाटक किए हैं? मैंने दोनों भाषाओं में किए, पंजाबी में भी किए, हिंदी में भी किए, इवन अंग्रेजी में भी किए। अरे वाह, जी 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 जी। तो यहाँ एक लिटरेचर फेस्टिवल हुआ था, आज में उसके शो थे, तो उसमें उन जो ऑथर आए थे उनके इंग्लिश प्ले का जो है मंचन भी किया है, और पंजाबी के भी किए हैं। लोहा कुट है, बलदे टिब्बे है, केसरो है। तो ऐसे बहुत सारे जो है पंजाबी नाटक भी किए हैं, हिंदी भी लगातार किए हैं। बहुत सारे पक्ष हैं नाटक में, डायरेक्शन से लेके और सेट्स तक, लाइटिंग तक। तो इसमें सबसे ज़्यादा मुश्किल आपको कौन सा लगता है कि सबसे ज़्यादा मुश्किल ये काम करना है? ड्रेस का अलग है, मेकअप का अलग है, कैसा होना चाहिए, ये तो अपने आप में कंप्लीट एक आर्ट है। और नाट्यशास्त्र इसकी, जिसके बहुत सारे अध्याय में कैसा मंच कैसा होना चाहिए, ये कैसा होना चाहिए। तो ये दो सवाल हैं। पहला तो ये कि नाटक का कौन सा ऐसा पक्ष है जो बहुत आपको करने में मज़ा भी आया और मुश्किल भी था? सौभाग्यवर्धन जी, शुरू के दिनों में क्या मुश्किल होगी वो अलग अलग समय की जी जी जी, लेकिन आज के समय में जी मुझे लगता है मुझे नाटक करने में बड़ा आनंद आता है। करने में उसको टोटल उसकी डिजाइनिंग में भी जी जी, मुझे कभी इसमें कोई अब दिक्कत नहीं आती। मतलब प्रोडक्शन में भी आपको मज़ा आता है? मज़ा आता है। उसका कारण ये है कि जब आप नाटक इस फील्ड को चुनते हो, रंगमंच के चुनते हो, तो वह वो काम है कि आपने चुनौतियों का सामना करने का साहस किया। जी जी जी। सबसे पहले अगर इसका कोई भी अगर आप क्रम, मेरे लिए नहीं, पूरी दुनिया के जितने भी रंगकर्मी हैं सबके लिए है। मान लीजिए कि आपने कोई भी या मैंने कोई भी नाटक करने के लिए सोचा, मैंने इस समय इन दिनों में मैं कोई नाटक करना चाहता हूँ, पहला काम है कि मैंने कौन सा नाटक करना है, स्क्रिप्ट, उस स्क्रिप्ट को ढूंढना, जी, 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 उसके ऊपर काम करना, जी, उसे काम कर लिया, ये सबसे बड़ा एक बहुत बड़ा 50% काम, 50% काम जी। फिर जब ये काम हो गया, फिर दूसरा काम है कि आप इसके लिए रिहर्सल कहाँ करोगे? जी, घर में हो नहीं सकती जी, बाहर कहीं जा नहीं सकते जी, और कहीं अगर आपने रिहर्सल का स्पेस लेना है, उसका रेंट देना, वो आपके पास पैसे नहीं होते। तो वह अगर आपने पूर्ति कर ली तो फिर कौन से लोग होंगे, कौन से आर्टिस्ट होंगे, कहाँ से वो आएंगे, ये तीसरी समस्या होगी। फिर उनके कॉस्ट्यूम है, उनके सेट हैं, उनके उस तरह के हर तरह से आखिरी शो तक आपने तैयार कर लिया, उसको आपने सोच लिया कि मैं कलाग्राम में करूँगा, टैगोर में करूँगा या पंजाब कला भवन में करूँगा, जो भी आपने सभागार सोचा उसमें करने का नियत किया। लेकिन उसके बाद फिर कौन लोग आएंगे, कैसे आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे, ऑडियंस कैसे आएगी, दर्शक तक वह पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, जो सबसे बड़ा काम होता है। जब दर्शक तक वह पहुंचा और उसके अंतिम दिन तक भी जब वो शो हो चुका
अच्छा हुआ या बुरा हुआ, ये सारी चुनौतियां हैं। ये वो चुनौतियां हैं कि आपने सोच लिया कि आपने हवा के विरुद्ध उड़ना है, आपने तय कर लिया कि आपने तलवार की, दोधारी तलवार के ऊपर आपने चलना है, आपने तय कर लिया कि आपने दरिया के विपरीत पानी के ऊपर, लहरों के ऊपर चलना है या उसके ऊपर तैरना है। तो इसलिए जब आपके ऊपर इतनी चुनौतियों का सामना करने की हिम्मत आ जाती है, तो इसके बाद मुझे लगता है कि जीवन में कोई ऐसा कष्ट आपके सामने रहता ही नहीं जो बड़ा हो। वो छोटे होते हैं, आपने तो सिर्फ रास्ते बनाने होते हैं। ऐसे नहीं तो भैया ऐसे कर लेंगे, ऐसा नहीं तो ऐसा कर लेंगे, अब ये नहीं है तो ये कर लेंगे। तो वो रास्ते बनाने आपको आ जाते हैं। ये बड़ा सरल ज़िंदगी का रह जाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि रंगमंच जो है, जो कला है, वो जीने की पद्धति भी सिखाती है। वो यही रास्ता है। क्या बात है। जिंदगी के बोझ को हंसकर उठाना चाहिए और राह की दुश्वारियों पर मुस्कुराना चाहिए। क्या बात है, बहुत बढ़िया आपने सलूशन दिया। आपने तो एस वाइस चेयरमैन हरियाणा कर परिषद भी काम किया है। आप स्वयं भी एक आर्टिस्ट हैं। एक ऐसी कुर्सी पे थे जहां आपको आर्टिस्टों से ही जूझना था या मिलना था, जो भी कह लें। तो वो आपका कैसा, वो जो आपका एक टाइम था, वो आपको कैसा लगा, उसका कैसा अनुभव रहा आपका? सौभाग्यवर्धन जी, मुझे वहाँ 3 साल करने का अवसर मिला जी। और मुझे लगता है कि वो उसके पहले शायद, सॉरी, आप पंजाब आर्ट्स काउंसिल में भी थे। हाँ, है ना, उसके बारे में भी थोड़ा सा बताइए जी। मुझे 13 से 16 तक पंजाब कला परिषद में या पंजाब संगीत नाटक अकेडमी में सचिव के तौर पर काम करने का अवसर मिला। जी। और उस दौरान हमने एडिटोरियम और ओपन एयर और जितना भी ये काम था वो करने का मुझे अनुभव वहाँ से मिला जी। और उसके बाद 16 से लेकर 2016 से 2019 तक मुझे हरियाणा कला परिषद में काम करने का अवसर मिला एज ए उपाध्यक्ष। तो उस दौरान हमें हरियाणा की, अगर मैं कहूँ कि 6000 के करीब गांव है, तो उन 2000 गांव में इन 3 साल में मैं अपना काम करने में मुझे लगता है कि मुझे सफलता मिली। क्या बात, मुझे लगता है कि ये मेरे बहुत लिए बड़ी अचीवमेंट इतने समय में अच्छा काम रहा। तो मुझे अच्छा लगता है वहाँ काम किया हुआ और लोग याद करते हैं। वहाँ पर सांग की जो प्रथा थी, दिन रात रात भर सांग चलने। जी। और उससे पहले क्या होता है कि आपके पास यहाँ आपके उस एरिया में इतनी लोक कला जीवित है। हम लोक कला का यहाँ बैठे हुए, अभी आपने भी उसका जैसे जिक्र किया कि बंगाल में ऐसा है, महाराष्ट्र में ऐसा है। अरे हरियाणा की आप सांग देखो, उस प्रथा को देखो, लोक नाट्य को देखो, सारी रात लोग बैठकर देखते हैं। और हिंदुस्तान में कौन सा ऐसा प्रदेश है जहाँ रंगमंच के माध्यम से, लोक नाटक के माध्यम से, अगर आपने किसी स्कूल में कोई कमरा का निर्माण करना है, आपने किसी धर्मशाला में किसी कमरे का निर्माण करना है, आपने कोई कुआं का निर्माण करना है, आपने कोई ट्यूबवेल का निर्माण करना है लोगों की सुविधा के लिए, तो उस सांग के माध्यम से, उस लोक नाट्य के माध्यम से जो कम्युनिटी इकट्ठी होती है, जो समुदाय वहाँ एकत्रित होता है, वो पैसे इकट्ठे करते हैं उस काम के लिए। क्या बात है। घरौंडा के पास हमने 10 दिन का फेस्टिवल किया। उस 10 दिन का फेस्टिवल जो है अनाज मंडी ने आयोजित करवाया। 11 लड़कियों का वहाँ सामूहिक शादी का कार्यक्रम हुआ इस कला के माध्यम से। अब बताओ, आप शेक्सपियर की बात करोगे, दूसरे नाटकों की बात करोगे जो विदेशों से है, जो आपके देश की, आपके पास इतनी समृद्ध कला है, उसके बारे में हम जानते ही नहीं। उसको हम प्रोपोगेट ही नहीं करते। दुनिया को पता ही नहीं कि इस माध्यम से किस तरह से समाज की रचना की जा रही है, किस तरह से समाज को संगठित किया जा रहा है, किस तरह से राष्ट्र निर्माण का काम हो रहा है इतना बड़ा। ये हमारी लोक कलाओं में आज भी शक्ति। क्या तो ये एक अनुभव था। मुझे लगता है कि बहुत अच्छा मेरा वह अनुभव रहा। समय की पाबंदियां हैं मान्यवर, लेकिन आपसे बात करने का सिलसिला तोड़ने का मन तो नहीं कर रहा है, लेकिन समय की पाबंदी है। और अंत में इस रूबरू के माध्यम से हम आपको एक स्मृति चिन्ह देना चाहते हैं, ताकि आप भारत सरकार संस्कृति मंत्रालय को हमेशा याद रखें। और आप यहाँ आए थे नॉर्थन कल्चरल सेंटर के कलाग्राम में,
ये याद भी आपके दिल में हमेशा रहे, इसलिए हम आपको देते हैं। इसको संभाल के रखिएगा और हमें याद रखिएगा। धन्यवाद सौभाग्यवर्धन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।